हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसका माइक ऑन है। कार्तिक, सृष्टि, माइक ऑन है आप लोगों का। आर्यन। एक्सरसाइज 1 आप लोगों ने ट्राई कर लिया? हीट ट्रांसफर का एक्सरसाइज 1 आज पहले डिस्कस करना था। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू कर रहे हैं। 3 क्लासेस कंटिन्यू में दिक्कत है। ऑनलाइन और मेरे हिसाब से 8-10 दिन चलना चाहिए, तब तक तो केसेस डाउन हो जाने चाहिए। यार कोर्स भी कंप्लीट करना है ना, अगर टाइम कम करेंगे तो कोर्स कंप्लीट करने की दिक्कत आएगी। नहीं, ये सेम ही रहता है जो अभी है, यही टाइम टेबल ऑफलाइन में रहेगा फुल वीक का। मतलब 4 डेज ही रहेगा क्लासेस, 2 वीक बोर्ड का रहता है, 2 डेज में। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो फिर हम लोग पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज 1 में डाउट बताना स्टार्ट करो। ट्वेंटी एट। एक मिनट। तो 28 में क्या बोला जा रहा है? देयर इज अ स्मॉल होल इन अ कंटेनर। At what temperature should it be maintained in order that it emits 1 calorie of energy per second per meter square? क्या मतलब हुआ? देयर इज ए स्मॉल होल इन अ कंटेनर। होल का क्या यहाँ पर मतलब निकल रहा है? हाँ वही तो, क्वेश्चन का सेंस नहीं बन रहा। 1 कैलोरी इमिसी पावर हमें दिया हुआ है उसके लिए। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपन ऐसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं कि उसको ब्लैक बॉडी पकड़ लें और उसका इमिसी पावर दिया हुआ है ना, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब क्या होगा? इमिसी पावर होगा ना। तो हमारा क्या हो जाता है? सिग्मा एप्सिलॉन ए टी के पावर 4 जैसे पावर होता है ना। तो जब पर यूनिट एरिया हो जाएगा तो ए इधर आ जाएगा।
कुछ दिया नहीं है तो इसको हम लोग ब्लैक बॉडी मान लेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू 1 पकड़ लेंगे। तो E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। E दिया हुआ है ना 2 कैलोरी, और सिग्मा की वैल्यू हम क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया है ना 57 में 27 में, तो वहां से डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं ना। 2 कैलोरी मतलब कितना हुआ, 1 कैलोरी ना। 1 कैलोरी को एसआई यूनिट में डाल देते हैं। 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल ना, अपॉन में सिग्मा। सिग्मा कितना है 5.8 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको ऊपर लेके आते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 4.2 अपॉन में 5.8 इंटू 10⁻8 के पावर में 1/4। ये एक बार देखो कैलकुलेटर वगैरह या कहीं पे सॉल्व करके देखो कितना हो रहा है। ये 100 से भी कम वाला आंसर आना चाहिए ना, 100 से कम एक ही आंसर है 10 केल्विन। क्या है इसका आंसर, डी दिया है। देखो एक बार सॉल्व करके, मैंने रफली सोचा था। ये मेरे हिसाब से बहुत क्लोज टू 9 आ रहा होगा कुछ। ये वाला टर्म जो होगा ये 1 के क्लोज आ रहा होगा फिर। हाँ तो वही फिर अप्रोक्सीमेटली बोल दिएंगे फिर 100 केल्विन ना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। ट्वेंटी नाइन। देखो 29 में क्या बोला जा रहा है कि एक स्फेरिकल हीटर लिया गया है और इससे हमने कोई ब्लैक एंड मेटेलिक फॉइल, कोई फॉइल पेपर लिया है, उसको डी डिस्टेंस पे रख दिया है। पावर एब्जॉर्ब बाय द फॉइल इज पी। तो ये जो फॉइल को पावर मिल रहा है वो पी पावर मिल रहा है। तो अगर इसका टेम्परेचर अगर पहले टी है तो टी से अगर हम टेम्परेचर 2T कर दें और डिस्टेंस को डी से 2D कर दें, तो इसको अब कितना पावर मिलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो सभी। ये जो फाइल पेपर होगा उसका मान लो कुछ एरिया ए है ना। तो अगर मान लो ये हम यहां से कुछ पी नॉट पावर एमिट कर रहा है, अगर ये पी नॉट पावर एमिट कर रहा है तो डी डिस्टेंस पे हर जगह को पे ये पी नॉट पावर जा रहा होगा ना। ऐसे ये जो पी नॉट पावर सरफेस पे हर जगह गिर रहा होगा ना 3D में। तो डी डिस्टेंस पे पर यूनिट एरिया कितना पावर गिर रहा होगा, पी नॉट अपॉन 4πd², इतना गिर रहा होगा ना। फिर जो भी इस फॉइल पेपर का एरिया होगा वो एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको कितना मिल रहा होगा, ये कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। अब आपको बोला जा रहा है कि अगर आप टेम्परेचर डबल करते हो, टेम्परेचर डबल करोगे तो ये पी नॉट कितना बढ़ जाएगा। हमें पता है कि जो भी पावर एमिट होता है वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर टेम्परेचर डबल करेंगे तो अब हीटर कितना एमिट करेगा, 2 के पावर 4 के फैक्टर से बढ़ जाएगा ना।
मतलब 16 टाइम बढ़ जाएगा ना, 2 के पावर 4 मतलब 16 टाइम। तो नया पावर कितना हो जाएगा, ऊपर 16 पी नॉट हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी हो गई है, डी की जगह 2d हो गई है ना, 2d डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2d का स्क्वायर मतलब 4 इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा ना। पी चेंज हो रहा है, डी चेंज हो रहा है ना। तो अब यहां से देख लो ये कट जाएगा। पहले से अगर कंपेयर करो तो नया पावर कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है ना। चवन देख, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस स्पेरिकल सरफेस पे पर यूनिट एरिया इतना पावर गिर रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई पेपर रख देता हूं, उसका एरिया ए है, तो उस पे कितना गिरेगा पावर। यूनिट एरिया पे इतना पावर गिर रहा है, तो ए एरिया पे कितना गिरेगा। सिंस देन लगा दें। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इससे कि 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बताओ। 30 30 वाला देखते हैं। 30 वाले में क्या है, नोट कर लो। देखो 30 वाले में बोला जा रहा है कि एक हम लोग अगर हॉलो स्फीयर ले लें, और एक सॉलिड स्फीयर ले लें, सेम रेडियस के हैं, सेम मटेरियल के हैं, कॉपर के बने हुए हैं। हॉलो स्फीयर में मास कहाँ होगा, ये शेडेड रीजन में ना, और सॉलिड में पूरे में मास होगा। या दोनों कॉपर के बने हुए हैं, दोनों का सेम रेडियस है, दोनों को सेम टेम्परेचर तक हमने हीट किया। तो ये जो पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट करेगा, हॉलो वाला और सॉलिड वाला, वो सेम होगा या अलग अलग होगा। हॉलो और सॉलिड स्फीयर सेम टेम्परेचर तक अगर हीट करें तो एनर्जी जो रेडिएट होगी वो सेम होगी या अलग होगी। सेम होगी भाई, अलग कैसे बोल रहे हो। अलग का लॉजिक बताओ। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का सरफेस एरिया बाहर का सेम है, तो अलग कैसे हुआ। जो एनर्जी रेडिएट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया कितना है, टेम्परेचर का पावर कितना है, और मटेरियल क्या है। दोनों कॉपर के बने हैं, मटेरियल सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, दोनों का आउटर एरिया सेम है ना, तो सेम एरिया है ना। अब अगर दोनों एनर्जी सेम रेडिएट कर रहे हैं तो कौन जल्दी कूल होगा, जिसका ज्यादा मास होगा या जिसका कम मास होगा। जिसका कम मास होगा ना। ए बाई बी रेशियो देख लो, या सीधे देख लो कि डी क्यू बाई डी टी सेम है, डी क्यू बाई डी टी दोनों के लिए पी सेम है। अब डी क्यू को हम लिख सकते हैं एम एस डी टी ना, मैग्नीट्यूड केवल लिख रहा हूं। तो कूल होने का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जिसका मास कम होगा उसके लिए कूल होने का रेट ज्यादा होगा ना। सेम मटेरियल के दो स्पीयर में किसका मास ज्यादा है, हॉलो का या सॉलिड का। हॉलो का मास कम है, सॉरी, कम किसका मास है,
हॉलो का मास कम है ना सॉलिड से, सेम रेडियस के दोनों बने हुए हैं, तो जिसका मास कम होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। हाँ, डायरेक्ट ए बाई वी रेशियो भी चेक करते हैं ना, सेम मटेरियल के बने हुए हैं और सेम टेम्परेचर वगैरह है तो ए बाई वी रेशियो देख करके कर सकते हैं। ए दोनों का सेम है लेकिन इसका वी ज्यादा है, और इसके मटेरियल का वी देखना है ना, मटेरियल कहां पर है, वो वाला वी कम है इसका ना, हॉलो स्फीयर के लिए मटेरियल का वी कम है। हाँ मन, एक बार पढ़ लोगे तो फिर आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो ये चीज ना। पहली बार में थोड़ा कॉमन सेंस हो सकता है गड़बड़ हो, बट एक बार पढ़ने के बाद आप आराम से सोच सकते हो कि हाँ दोनों सेम रेडिएट कर रहे हैं और जो कम मास है वो ज्यादा जल्दी कूल हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 37। 37 में देखो क्या है, अ स्फीयर एंड अ क्यूब बोथ मेड ऑफ, अब 37 कर लें तो फिर 33 करते हैं। कॉपर हैव इक्वल वॉल्यूम एंड आर ब्लैक एंड, they are heated to same temperature and are allowed to cool under same surrounding. Ratio of their rate of heat loss of heat is, आपको देखो बोला गया है सेम टेम्परेचर पे हैं, फिर से सेम ही टाइप का क्वेश्चन हुआ ना, सेम यही टाइप का क्वेश्चन हुआ, सेम टेम्परेचर पे हैं दोनों, उनके वॉल्यूम इक्वल है ना, उनके वॉल्यूम इक्वल है तो उनका रेट ऑफ हीट लॉस बताना है। यहां पे देखो रेट ऑफ कूलिंग नहीं बताना है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे रेट ऑफ dt बाई dt नहीं बताना है, dq बाई dt का रेशियो बताना है। समझो, dq बाई dt का रेशियो बताना है। dq बाई dt किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास एक हमने स्फीयर लिया हुआ है और एक क्यूब लिया हुआ है ना, एक स्फीयर है एक क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर मान लो इसका रेडियस r है और इसकी साइड लेंथ a है, तो दोनों का वॉल्यूम कब सेम होगा, जब 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा a क्यूब के, है कि नहीं। तो हम इससे बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी बोलोगे, 4/3 पाई के पावर में 1/3 इंटू आर, ना ये a की वैल्यू बोलेंगे। तो इसका एरिया कितना बोलोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना बोलोगे, 6a² ना, एक फेस का a² है तो 6 फेसेस है ना, तो 6a², a की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4/3 पाई 2/3 इंटू r² ना, ये हमारा क्यूब का सरफेस एरिया हो गया ना। और हमें स्फीयर का तो सरफेस एरिया पता है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया पता है 4πr²। इनका टेम्परेचर वगैरह सेम है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ जो हीट लॉस होगा वो कितना होगा, डिपेंड वो करेगा कितना रेडिएट हो रहा है, सिग्मा एप्सिलॉन a t के पावर 4, साथ में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है तो इतना एब्जॉर्ब हो रहा होगा, और इसका अगर टेम्परेचर T है बॉडी का तो इतना रेडिएट हो रहा होगा। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ हीट लॉस। अगर दोनों बॉडी के लिए सिग्मा सेम होगा, दोनों का सरफेस ब्लैक है मतलब दोनों ब्लैक बॉडी है, तो ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी दोनों बॉडी के लिए सेम है। dq बाई dt जो है यहाँ पर
वो किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के रेशियो ना। श्रेयस, यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग नहीं निकालना है, टेम्परेचर का चेंज जो होगा वो A/V रेशियो पे करेगा। यहाँ dQ/dt निकालना है। समझ रहा है गोलू पांडा? तो अब इनके एरिया का रेशियो देख लो, दोनों के एरिया हमने निकाल लिए है ना। अबे A/V करने पे आंसर सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों का V सेम है, तो डिवाइड करने पे V कट जा रहा है ना। A/V रेशियो मतलब A का ही रेशियो निकाल रहा है तू, क्योंकि V सेम है। बट कॉन्सेप्चुअली वो तू सही नहीं कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। एरिया का रेशियो देख लो, वही उनके रेट ऑफ हीट लॉस का रेशियो हो जाएगा। अबे चमन, टाइम पास मत कर। कैलकुलेशन तुम लोग मेरे से अच्छा कर लोगे, सॉल्व कर लो। श्रेयस बताएगा, श्रेयस ने कैलकुलेशन कर लिया है। हाँ, नहीं, पी का रेशियो लेते। हाँ, बात तो वही है ना, अपन ने भी पी का रेशियो लिया है। पर तू केवल रेडिएशन की बात कर रहा है ना, हमें ऑब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है ना। अबे चमन, अब तो पवार सर भी चले गए, नहीं तो उनकी क्लास लगा देते। अब पंकज सर की क्लास लगानी पड़ेगी तुम लोगों की। फिर नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे? नेक्स्ट बताओ बच्चों। 33। 33 देखो। 33 में देखो। अरे लोग जॉब वॉब चेंज करते रहते हैं यार। अब पवार सर कहीं और ज्वाइन कर लिए होंगे। चलो देखो ये, temperature of an isolated black body falls from temperature T1 to T2 in time t. Let C be the constant, then find T. ये C कौन सा कांस्टेंट बोला है? ये मेरे हिसाब से वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बोल रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला टेम्परेचर बोल रहा होगा ये। बताना चाहिए C कौन सा कांस्टेंट है। तो आपको देखो ये बोला गया है। अच्छा, C कुछ वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बस हमें चेक करना है यहाँ पे। C कुछ कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पावर पे? हाँ, तो वो जो कॉन्स्ट टेम्परेचर के अलावा जो बाकी टर्म है उनको कांस्टेंट पकड़ना है। ठीक है, ठीक है। तो हमें देखो ये बोला गया कोई आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T1 से T2 हुआ ना। इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यार इंटीग्रेट करने जाएंगे अगर हम लोग, क्या क्या लिखें? dQ/dt
वो लैग आ रहा है क्या? लैग आ रहा है? कैमरे में तो यार लैग रहता ही है, कैमरे पे मत उतना ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी। आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी मतलब, हाँ ये वाला तो क्लास में ही किया था यार। आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी वाला तो अपन ने क्लास में ही किया था ना, कि सराउंडिंग में कुछ नहीं है तो ये वाला टर्म जीरो कर देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, डी टी बाई टी के पावर 4 इक्वल टू सिग्मा ए एम एस ना। टेम्परेचर यहाँ पे T1 से T2 हो रहा है, टाइम 0 से T हो रहा है, तो यही वाला करना था ना। T के पावर 3 वाला आ जा रहा था आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ बस कांस्टेंट यहाँ पे हमने बाकी टर्म को कांस्टेंट लिख दिया है। आइसोलेटेड ब्लैक बॉडी मतलब सराउंडिंग को नहीं लेना है ना, सराउंडिंग में कुछ नहीं है, आइसोलेटेड है वो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बताओ। 36। 36 में देखो क्या है, a solid sphere is at temperature T Kelvin, sphere is cut into two halves, fraction of energy emitted per second by the half sphere to that by the complete sphere। देखो ये बोला जा रहा है कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर लें और उसको कट करके आधा कर दें ना, अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या होगा, आधा जब स्फीयर आएगा तो एरिया कितना हो जाएगा। हाँ मन, वेरी गुड। पहले इसका एरिया कितना था, 4 पाई r स्क्वायर, और अभी कितना हो जाएगा, कर्ड पार्ट का 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन कट करने के बाद ये सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है ना, यहाँ पे भी एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर, तो टोटल एरिया आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। टेम्परेचर सेम है, तो हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एमिटेड। तो एनर्जी एमिट का क्या होगा, पहले कितनी एनर्जी इमिट हो रही थी, पहले का जो एनर्जी एमिटेड था मतलब डी क्यू बाई डी टी मतलब पार, वो किसके प्रोपोर्शनल था, एरिया के। पहले एरिया इतना था, बाद में एरिया इतना हो गया, तो कितना हो जाएगा वो 3/4 टाइम हो जाएगा ना। पहले अगर पी पावर रेडिएट हो रहा था तो अब 3p/4 हो पाएगा, एरिया के प्रोपोर्शनल कर दो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ P1/P2 बराबर A1/A2 ना, और हमें P2 निकालना है, P1 गिवन है, A1 A2 गिवन है ना। ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, P1 की वैल्यू P है और P2 की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे P2/P1 निकालना है ना, फ्रैक्शन निकालना है, कितना फ्रैक्शन हो गया, तो P2/P1 मतलब क्या निकाल देना है, A2/A1, तो ये 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 37। 37 अभी किया ना भाई, 37 अभी बताया था। अबे तुम लोग सोए हुए हो क्या अमन। 37 हो गया, फिर कौन सा है 39। 39 देखो,
39 में देखो क्या है, एनर्जी इज बीइंग एम्प्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी at 127 degree temperature at a rate of this much. Temperature of body at which rate of energy emitted is. अरे तो देखो इसमें क्या हुआ, आपको पता है कि कोई हमने ब्लैक बॉडी ली, लिख लो या वो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो या तो। हाँ बस टी के पावर 4 करना है, और ध्यान रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में होता है टी के पावर 4 में जो अब हम रखते हैं। तो सेंटीग्रेड को पहले केल्विन में करो और फिर वापस आंसर सेंटीग्रेड में बताओ। हाँ वही करना है, वही करना है, बस केल्विन और सेंटीग्रेड का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर 39 बताऊं क्या? पावर देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 16 टाइम हुआ है। पावर 16 टाइम हुआ है मतलब टेम्परेचर डबल हुआ होगा ना, P प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4, टेम्परेचर डबल होगा तो ये 16 टाइम हो जाएगा। अब वो केल्विन में करके डबल करो, फिर वापस आंसर सेंटीग्रेड में बताओ। नेक्स्ट 42। 42 में देखो क्या है, टू मेटेलिक स्पीयर्स S1 S2 मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव आइडेंटिकल सरफेस फिनिश। ना दोनों का सरफेस फिनिश सेम है ना, मतलब इमिसिविटी सेम लेना है। द मास ऑफ द S1 is 3 times that of mass of S2. Both are heated to the same temperature and are placed in the surrounding. ये तो बस वही A by V का रेशियो देखना है भाई। 42 में दो मेटेलिक स्पीयर लिए गए हैं, उनके मास अलग अलग हैं। मास अगर अलग अलग हैं तो उनके लिए सेम मटेरियल के बने हैं, अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं? अगर दो स्पीयर सेम मटेरियल के बने हैं तो डेंसिटी सेम होगी। अब बोला गया कि मास जो सेकेंड वाले का है वो फर्स्ट वाले से कम है ना, फर्स्ट का मास सेकेंड वाले से 3 टाइम ज्यादा है। अगर मास ज्यादा हुआ तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, अगर इसका वॉल्यूम V होगा तो इसका वॉल्यूम 3 टाइम होगा ना, क्योंकि मास इक्वल टू क्या लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी सेम है, मास अगर 3 टाइम होगा तो वॉल्यूम भी 3 टाइम हो जाएगा। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो पता चल चुका है तुम लोगों को ना, अगर ये V1 बोलोगे तो ये V2 हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम का रेशियो पता है तो क्या रेडियस का रेशियो आ जाएगा ना, V1 बाई V2 इक्वल टू आया 3V बाई V। V1 कितना बोलोगे, 4/3 पाई R1 क्यूब, और V2 बोलोगे 4/3 पाई R2 क्यूब। तो R1 R2 का रेशियो आ जाएगा ना। अब आपको क्या चाहिए, सेम मटेरियल के बने हैं तो रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड कर रहा होगा, A बाई V पर। V का रेशियो पता है, A का रेशियो अब निकाल लोगे ना, रेडियस का रेशियो पता है। और चमक रहा है बच्चों, सबको समझ आया ना क्या बोल रहा हूं? नोट कर लो इसको। अमन देख, ये मैंने पीछे बताया हुआ है ना कि अगर सेम मटेरियल के दो बॉडी बने हैं और सेम टेम्परेचर है इनका, तो इनका रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करेगा, A बाई V पर। ये कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है ना।
अब यहाँ पे हमें मास दिया हुआ था इनका, तो उससे वॉल्यूम का हमने रेशियो देख लिया। फिर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है तो वहां से रेडियस का रेशियो देख लिया। हाँ, अब रेडियस का रेशियो पता है, वॉल्यूम का रेशियो पता है, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। एरिया के रेशियो में रेडियस का रेशियो लगेगा ना, तो यहां से ये वैल्यू यूज कर लो। अब वॉल्यूम पता है, एरिया का रेशियो पता है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 47। 47 में देखो क्या है, अ रेड स्टार एंड अ ग्रीन स्टार रेडिएट्स एनर्जी एट द सेम रेट, विच स्टार इज बिगर। देखो ये बोला जा रहा है कि एक तो रेड स्टार है और एक ग्रीन स्टार है। जो रेड स्टार होगा वो रेड स्टार क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होके आ रही होगी वो किस वेवलेंथ की होगी? रेड स्टार की जो एनर्जी मैक्सिमम होगी रेडिएट करके जो आ रही है वो रेड कलर की होगी ना, तभी ना वो रेड दिख रहा है। ग्रीन वाले के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही होगी वो किस वेवलेंथ की होगी? ग्रीन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी। समझ रहे हो बच्चों? और आपको देखो ये पता होगा या फिर अभी लाइट में पढ़ाया जाएगा विबग्योर ऑप्टिक्स में कि 7 कलर्स होते हैं ऐसे ना विजुअल रीजन में, VIB, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जब हम रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। लैग आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, वीडियो रुक गया है। एक मिनट, वीडियो बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। आवाज तो आ रही है ना? एक मिनट बस, इसको फिर से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी अभी भी पॉज ही है। चलो ये वीडियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दो, वो थोड़ा सा लैग रह ही रहा है वीडियो में। ठीक है, तो देखो हम लोग ये देख रहे थे कि, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेड कलर का जैसे कोई स्पीयर बोला जा रहा है ना, कोई स्टार है जो रेड कलर दिख रहा है। यार वीडियो नहीं रहेगा तो मेरे को समझाते नहीं है, फिर वो लगता है थोड़ा दिक्कत आ रहा है। वीडियो रहता है तो थोड़ा समझाना आसान रहता है। देखो इधर, रेड कलर जो होगा, रेड कलर का स्टार रेड कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे जो लाइट आ रही होगी वो मैक्सिमम किस कलर को की होगी? मैक्सिमम जो लाइट का रेडिएशन होगा वो रेड कलर वाले वेवलेंथ का होगा ना। सेम वे में जो ग्रीन स्टार होगा वो ग्रीन क्यों दिख रहा है? तो उससे जो मैक्सिमम वाली रेडिएशन आ रही होगी वो ग्रीन वाले वेवलेंथ की होगी, ग्रीन कलर वाली लाइट की वेवलेंथ की। लैम्डा एम याद है ना, जो रेडिएशन होता है उस वो मैक्सिमम किस वेवलेंथ का है, लैम्डा एम वो दिखाते थे ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो आपने अभी ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे विजुअल रीजन में ऐसे 7 कलर्स होते हैं, विव ग्योर में हम ऐसे लिखते हैं उनको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड ना,
ना, जब हम इसमें वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बढ़ती है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है ना, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ऐसे चलता है। ठीक है। तो अगर इन दोनों की वेवलेंथ में कंपेयर करें, एक से मैक्सिमम रेड वाला वेवलेंथ आ रहा है और दूसरे से लैम्डा एम मतलब ग्रीन वाला आ रहा है, तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है? इससे जो मैक्सिमम रेडिएशन आ रहा है वो ज्यादा है ना, लैम्डा रेड ज्यादा है लैम्डा ग्रीन से। मतलब पहले वाले का जो मैक्सिमम रेडिएशन वाला वेवलेंथ है वो ज्यादा है दूसरे वाले से, है कि नहीं? फिर हमें पता है कि लैम्डा एम इंटू टी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है। अगर कोई का लैम्डा एम ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अगर कोई भी बॉडी का लैम्डा एम ज्यादा तो टेम्परेचर कम, मतलब सेकेंड वाले का टेम्परेचर जो होगा वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा ना, मतलब ग्रीन वाला ज्यादा टेम्परेचर पे होगा रेड वाले से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब हमें बोला गया कि दोनों रेड वाले और ग्रीन वाले का पावर सेम है, तो अब इनका रेडिएशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिग्मा दोनों ब्लैक, सिग्मा एप्सिलॉन ए टी के पावर 4 ऐसे लिख देंगे ना। लेकिन इनकी एमिसिविटी कुछ दी नहीं है यार, एमिसिविटी नहीं दी है तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? अब देखो इतना तो हम बोल पा रहे हैं कि भाई अगर ग्रीन का टेम्परेचर ज्यादा है और दोनों का पावर सेम है ना, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है और फिर भी ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब इसका एरिया कम रहा होगा, इसका एरिया ज्यादा रहा होगा। ये तब बोल पाएंगे जब एमिसिविटी का थोड़ा आइडिया हो कि क्या है। मेरे हिसाब से स्टार वगैरह के लिए ना, सबके लिए वो उसको ब्लैक बॉडी लेकर के कर देते हैं स्टार के लिए, तो सन वगैरह जो भी स्टार रहते हैं ना, तो यहाँ पे टी आर लेस देन टी जी है, तो इसलिए ए आर ग्रेटर देन ए जी बता देंगे। एक बार इसका आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है, कौन सा बिगर है ना, रेड वाला बड़ा है। हाँ तो वही किया करो ना, स्टार का अगर एमिसिविटी नहीं दिया है तो वन ही लेकर के सॉल्व कर दिया करो। बाकी समझ आया है क्या क्या हुआ है ना। पहले हमने लैम्डा एम सोचा दोनों का क्या है, फिर लैम्डा एम को देख करके हमने रिलेट किया कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर बड़ा छोटा समझ आ गया, तो एरिया अब हम बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ डाउट। अब श्रेयस कुछ भी बातें मत किया कर, रेड जाइंट पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। फिजिक्स में ये सब नहीं चलता है, तू जियोग्राफी वगैरह कुछ कुछ बातें कर रहा है। यहाँ कुछ भी क्वेश्चन बना दिया जाएगा ना, कुछ भी क्वेश्चन बना देंगे, आपको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा। 48। हाँ तो ग्रीन स्टार होते ही नहीं है, लेकिन बना तो दिया गया ना, क्वेश्चन में तो आ गया ना कि ग्रीन स्टार होते हैं। तो क्या करेगा बता, नहीं आंसर करेगा? मैं तो नहीं करूंगा भाई, मेरे को तो नहीं पता ग्रीन स्टार होते हैं। अबे पांडा कब सुधरेगा तू?
तो तब मतलब कब? तब यही है, तब यही जब क्वेश्चन आ गया तभी सॉल्व करना है, तभी है तब। तो तब आ गया, हम लोगों ने कर दिया। देखो अब, और रेड और ग्रीन का पूछेगा तो ग्रीन का छोड़ देगा। तू यार पका मत रे तू छोड़ देना भाई, रेड और ग्रीन तू ऐसे ही कर देना आंसर। हाँ होंगे होंगे, कल पे ज्योग्राफी के भी क्लासेस होंगे। 48 देखो अब, अ बॉडी विथ, 48 देखो अब सभी, a body with initial temperature theta I is allowed to cool in surrounding which is at constant temperature theta naught. Assuming Newton's law of cooling is obeyed, अरे प्रभु, मान लिया रेट बड़े होते हैं, अपन आगे करते हैं अब। के कांस्टेंट दिया ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है ना। टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर टी इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये तो अपन ने क्लास में किया हुआ है ना भाई। अबे पटोले, कौन था ओम, किसने पूछा था ये? ओम पटोले ने पूछा था ना। ओम पटोले किसने पूछा था? अबे ये क्लास में किया नहीं था। फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस विद सराउंडिंग क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस इनटू ई के पावर माइनस के टी। और फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। इसको इधर ला करके आंसर बताना था बस। बस यहाँ पे टी नॉट को लिख दिया है थीटा नॉट, टी आई को लिख दिया है थीटा आई, और टी एफ को लिख दिया है थीटा एफ। बाकी सब वही है जो क्लास में किया है अपन ने। ठीक है, सिंबल चेंज कर दिया है। 51 देखो अब कौन सा? 49, 49 देखो। 49 में देखो क्या है, थ्री डिस्क ए बी सी हैव रेडियस 2, 4, 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, आर कोटेड विथ कार्बन ब्लैक ऑन दियर अदर surfaces. Wavelength corresponding to maximum intensity are this respectively. Power radiated by them, तो हमें उनके पावर रेडिएटेड बताना है ना। उनकी देखो मैक्सिमम वाली जो वेवलेंथ है वो बता दी गई है, तीन है, ए बी सी, और उनके रेडियस भी दे दिए गए हैं ना, तीनों डिस्क के रेडियस दे दिए गए हैं। एक का रेडियस है 2, एक का रेडियस है 4, और एक का रेडियस है 6। तो मतलब इनके एरिया पता है हमें ना, और इनके लैम्डा एम दिए हुए हैं 300, 400 और 500। अगर हमें इनके लैम्डा एम दिए हुए हैं तो क्या हम इनके टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं? जिसका लैम्डा एम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा टेम्परेचर ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। तो अब हमें बताना है कि ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, हाँ एनर्जी रेडिएट हो रही है वो किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। अब देख लो, जो रेडिएशन है वो केवल इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि टेम्परेचर कितना है, साथ में एरिया भी देखना पड़ेगा ना।
एरिया जिसका, इसका टेम्परेचर कम है बट एरिया ज्यादा है ना, तो आपको दोनों का लेके चलना पड़ेगा। रेडिएशन जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा, दोनों को ब्लैक कलर कर दिया है तो एप्सिलॉन 1 कर दे रहे हैं, सिग्मा एप्सिलॉन ए टी के पावर 4, मतलब एरिया और टेम्परेचर के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो हर एक के लिए a इंटू टी के पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, और t कैसे निकालोगे, कांस्टेंट के टर्म में निकाल देना ना, पूरा सॉल्व नहीं करना, ऐसे लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, तो लैम्डा एम इधर करके t की वैल्यू b के टर्म में लिख दो ना, यहाँ पे डाल दो b और लैम्डा एम के टर्म में। तो हमको किसका रेशियो चाहिए यहाँ पर, आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम के पावर 4, इसका हमें रेशियो चाहिए ना, जिसके लिए ये रेशियो ज्यादा होगा उसके लिए ही रेडिएशन ज्यादा होगा ना, समझो बच्चों, आर स्क्वायर और लैम्डा एम के पावर 4, इनका रेशियो देखना है, तो हो जाना चाहिए अभी। नेक्स्ट बताओ। सारा करा डाले तुम लोग यार, 51 52 लाइन से पूरा एक्सरसाइज 1 सॉल्व करा दिया मेरे से। चलो 51 देखो, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय स्टार इज दिस। आपको देखो यहाँ पे पूछा गया है कि रेडिएशन इंटेंसिटी पूछी गई है, और यूनिट देखो क्या दिया गया है, यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना है, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड हुआ ना, समझ लो क्या बोल रहा हूं। तो इमिसिव पावर हमें पता है क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन ए टी के पावर 4, तो ये पावर पर सेकेंड होता है, और ए से और डिवाइड कर देंगे तो एमिसिव पावर जो होगा ऐसे आ जाएगा ना। और यहाँ पे देखो स्टार बोला गया है, तो इमिसिविटी 1 ले लेंगे ना, इसको 1 ले लेना है। तो आपको रेडिएंट एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर कैसे निकालोगे, तो बी अपॉन में लैम्डा एम लिख दोगे ना, याद है ना, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, तो बी अपॉन में लैम्डा एम लिख दोगे। अब आपको देखो यहाँ पे लैम्डा एम दिया हुआ है, बी की वैल्यू पता है ना, वो देख लो किसी क्वेश्चन में या पीछे देख लो, दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिग्मा भी पता है ना, ये सब कांस्टेंट की वैल्यू देख के यहाँ पे डाल दो, सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा 51। अब अमन कैलकुलेशन सही से कर भाई। बी का वैल्यू भाई डाल देना, कोई क्वेश्चन में देख लेना, बी की वैल्यू पीछे देख, वहां थ्योरी में दिया होगा, वहां से देख, नोट कर ले, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में ना, यहाँ मॉड्यूल में नहीं दिया बट दिया रहेगा क्वेश्चन में। बी की वैल्यू है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। इसको एसआई यूनिट में चेंज कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 2.82 इंटू 10 के पावर -3 ले लो ना,
ठीक है, समझो। नेक्स्ट बताओ अब। 52 बताना है। वीडियो पे फोकस नहीं करो। आवाज आ रही है ना क्लियर? नेक्स्ट 52 देखते हैं। देखो 52 में हमने एक चीज ये देखी थी कि अगर हम ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा और पीक पीछे जाएगा ना, ये हमने देखा था ना। देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये किसके लिए होगा? ये क्यों हुआ? क्योंकि इमिसी पावर बढ़ गया ना। टेम्परेचर बढ़ने पे इमिसी पावर बढ़ गया। इमिसी पावर क्या रहता है? सिग्मा एप्सिलॉन टी के पावर 4। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीक पीछे जाएगा, क्योंकि लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। और साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, तो इसके अंडर का एरिया बढ़ाना था ना। अब देखो यहां पर अगर एक ही बॉडी के लिए बात चल रही है, अगर एक बॉडी के लिए बात कर रहे हो तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। लेकिन अगर दो अलग अलग बॉडी हैं, दो अलग अलग बॉडी हैं, तो उनके लिए जो ई होगा केवल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा ना। दो अलग अलग बॉडी के लिए ई जो होगा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और साथ साथ उसके एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर दो अलग अलग बॉडी हैं तो उनके कौन सा ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, मतलब किसका ई ज्यादा होगा, वो आप केवल टेम्परेचर देख के बता सकते हो क्या? अगर दो अलग अलग बॉडी के लिए आप ग्राफ बनाओगे तो किसके अंडर एरिया ज्यादा होगा, किसके अंडर एरिया कम होगा? नहीं, ये ब्लैक बॉडी की बात नहीं हो रही है ना, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लिखा है क्या? हाँ, अगर ब्लैक बॉडी दिया है तो ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ तो ब्लैक बॉडी वैसे लिखा हुआ है। हाँ, बाकी देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको क्या है कि जिसका लैम्डा जितना ज्यादा होगा, इधर के साइड में लैम्डा दिखाया, इधर के साइड में इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आगे पढ़ाई जाएगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे इनको नहीं बोलना चाहिए था, बट वो भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग ने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है ना इंटेंसिटी। वही ई को ही दिखाया है ना, ये ई लैम्डा ही है ना। तो जिसका लैम्डा जितना ज्यादा होगा ना, पीक जिसके लिए जितना आगे होगा, उसके लिए टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा ना। इसका देखो इस वाले का T2 के लिए सबसे ज्यादा लैम्डा है, तो इसका मतलब T2 वाला टेम्परेचर सबसे कम होगा। जितना इधर आ रहे हो उतना लैम्डा बढ़ रहा है ना। सबसे कम लैम्डा लैम्डा 1 है, फिर लैम्डा 3 है, फिर लैम्डा 2 है ना। लैम्डा जितना कम उतना टेम्परेचर ज्यादा। समझो ना, लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट है। अबे मतलब नहीं, इतनी देर से यही देख रहे हैं, लैम्डा एम इंटू टी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही तो लॉ था, अब लॉ का भी मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें अब 2 और 3 कर लो आप, और फिर अलग से बाहर पूछ लो ना। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं। बाहर कहाँ, ग्रेविटी में आओ डाउट पूछने ना। डाउट पूछने के लिए सभी ग्रेविटी आओ, डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी लेक्चर भी ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर कुछ भी लगता है आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है, समझ नहीं आया, तो आ जाना ग्रेविटी में। अबे अमन, सब मत हो एक साथ भाई, यही तो दिक्कत है। तुम लोग, मैं तो 12 से 5 के बीच में मोस्टली वहां रहूंगा ना। 12 से 5 नहीं, 12 से 4:30 तक करीब। तुम लोग की क्लास के बाद मैं चला जाऊंगा, फिर शाम को आऊंगा। तुम लोग को देख लो कब टाइम जमेगा, उस हिसाब से आ जाना। बट कॉल करके ही आना ना। सलोनी, अगर देखो केसेस कम हो जाते हैं तो कर देंगे ना नेक्स्ट वीक से ही। केसेस अभी तो बढ़ना बंद हो गए, अभी थोड़ा मतलब कांस्टेंट हो रहा है। अगर कांस्टेंट हो रहा है तो हो सकता है फिर नीचे आ जाए ग्राफ ना, तो फिर स्टार्ट कर देंगे। अरे शटर ऊपर खुलवा देंगे, लोग भाई आएंगे, ऐसा थोड़ी है। अबे ओम पटोले, नीचे देख, आकाश बंद हो गया है। अभी जो चालू भी है बंद हो जाएंगे, अभी रेड पड़ेगी तो। नहीं, चालू नहीं है आकाश भाई। डाउट वगैरह के लिए ही चालू है केवल। अबे अमन, पैसे से नहीं हो पाएगा ये चीज। पैसे भी ले जाएंगे वो लोग, और बंद भी करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। तो मैं वीडियो एक बार बंद करके नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ।